ओके, सो द लास्ट मंथ हैज बिन रियली डिफिकल्ट फॉर मी। जिन्हें पता है वो समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और जिन्हें नहीं पता आप जानने की भी कोशिश मत करो तो ही अच्छा होगा। अभी फिलहाल मैं एक ऐसे माइंडसेट में हूं कि मैं खुल के उस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता, इसीलिए हम उस पूरी घटना को फिलहाल इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर में अगर मैं कभी कंफर्टेबल हो जाता हूं इस चीज को लेके तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि पूरे मार्च के महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ। खैर जो भी हो, मैं ऑलमोस्ट एक वीक के ब्रेक पे था और प्लान तो था एक मंथ का ब्रेक लेने का, लेकिन कुछ करने को था ही नहीं तो मैं बैठ के घर में क्या ही करता। और कहते भी है ना, कुछ भी हो जाए द शो मस्ट गो ऑन। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ गया हूं जो कि सोलो लेवलिंग पे होने वाली है। जी हाँ, मुझे पता है आपने सोलो लेवलिंग के पिछले एपिसोड को जरूर देख लिया है और अब तक आपने जिन्वू को अराइज करते भी देख लिया होगा और आपके मन में जेजू आइलैंड को लेके भी बहुत क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं जेजू आइलैंड में जो जो कांड हुआ था ना उस सब को एकदम शॉर्ट में समराइज करने वाला हूं। अब ध्यान रहे, यहां मैं शॉर्ट समरी बोल रहा हूं, एक एक पैनल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उतना डिटेल्ड में सब कुछ पढ़ना है तो मानवा खुद पढ़ना होगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं कि हाँ भैया, वीडियो में स्पॉइलर होंगे, ध्यान से आगे बढ़ना, आगे रोके कोई फायदा नहीं। तो कहानी एनिमे में दिखाए गए लास्ट इवेंट से 4 साल पहले शुरू होती है जब जेजू आइलैंड पे एक एस रैंक का डंजन ओपन हुआ था। उस टाइम साउथ कोरिया के कई टॉप हंटर्स उस डंजन को क्लियर करने गए थे, लेकिन उनसे ये डंजन क्लियर नहीं हो पाया। और अगर डंजन क्लियर ना हो तो क्या होता है, डंजन ब्रेक, यानी कि डंजन के अंदर के जो मॉन्स्टर्स है वो हमारी दुनिया में आ जाएंगे और इस केस में वो जेजू आइलैंड पे आ गए। ऐसे में जेजू आइलैंड पे कई सिविलियंस की जान गई, कई हंटर्स की जान गई और फाइनली लोगों को जेजू आइलैंड को अबैंडन करना पड़ा। अब जेजू आइलैंड पे जो मॉन्स्टर्स थे वो बेसिकली जायंट एंट्स थे जिनका कब्जा पूरे आइलैंड पे हो गया था। साउथ कोरियन गवर्नमेंट कई बार पावरफुल हंटर्स को इस आइलैंड पे भेज के आइलैंड को क्लियर करने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार उनका रेड फेल हुआ। इनफैक्ट लास्ट रेड जो कि 3rd जेजू आइलैंड रेड था वो 1 साल पहले ही हुआ था और वो भी एक फेलियर ही साबित हुआ। उस रेड में कोरिया का एक नामी एस रैंक हंटर इनसुक मारा भी गया था। अब ये सब सुन के आप पक्का पूछोगे कि भैया अगर जेजू आइलैंड को जीत पाना इतना मुश्किल है तो जीतने की कोशिश ही क्यों करे, रहने दो ना मॉन्स्टर्स को उस आइलैंड पे। बात तो सही है। वेल, प्लान कुछ ऐसा ही था, जेजू आइलैंड को एकदम आइसोलेटेड छोड़ना था, लेकिन वो क्या है ना, एंट्स म्यूटेट होने लगे, मतलब लिटरली अब उड़ने लग गए हैं और ऐसे में वो जेजू आइलैंड को छोड़ के मेनलैंड यानी कि कोरिया, चाइना, ताइवान ये सब एरिया में आने लग गए हैं। तो हाँ, अगर अब उन्हें रोका नहीं गया तो अब तो धीरे धीरे वो आसपास का एरिया भी कवर करने लगेंगे एंड इवेंचुअली द एंटायर वर्ल्ड। इसीलिए साउथ कोरिया और जापान मिलके 4th रेड प्लान करते हैं जेजू आइलैंड पे, ताकि इस बार फाइनली वो इन एंट्स को खत्म कर सके और इस रेड में वो अपने अपने कंट्री के मोस्ट पावरफुल हंटर्स को लेके जाएंगे। अब मैं बता दूं, इस रेड के लिए अपने जिन्वू को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में ही जिन्वू अपनी मॉम को इटर्नल स्लंबर से निकाल पाया था दवा देके। पोषण था एक, वो आपने देखा होगा एनिमे के अंदर। तो हाँ, इसीलिए जिन्वू कहता है कि मैं अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रेड। रेड की पूरी तैयारी हो चुकी थी, जहां सिर्फ हंटर्स ही नहीं बल्कि कई कंट्री के वॉरशिप्स भी मौजूद थे। वॉरशिप्स इसीलिए क्योंकि अगर कुछ एंट्स बच के एकदम बाहर निकले तो भैया वॉरशिप्स भी तैनात रहेंगी उन एंट्स को ब्लास्ट करने के लिए। इनफैक्ट इन वॉरशिप्स पे कई हंटर्स भी थे, लोअर लेवल के, एस रैंक के नहीं। और आसपास का जो सराउंडिंग एरिया था जेजू आइलैंड का, वहां पे भी कई हंटर्स को स्थापित किया गया था कि कुछ गड़बड़ हो तो सब कुछ प्लान्ड वे में रहे, हंटर्स रहे सब संभालने के लिए। बेसिकली इस बार की तैयारी फुल प्रूफ थी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हम जानते हैं गलतियां तो होंगी ही। तो प्लान एकदम सिंपल था, जापान के 10 एस रैंक हंटर्स एंट्स को ल्योर करेंगे उनके नेस्ट से बाहर, वहीं कोरियन एस रैंक हंटर्स ऊपर हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करेंगे नेस्ट के अंदर और एंट क्वीन को ही खत्म कर देंगे, जिससे इवेंचुअली सारे एंट्स भी मारे जाने चाहिए। इस सब के दौरान जापानीज जो है वो एंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन होती है ना उसको भी जाम कर देंगे। कैसे? वेल, एंट्स एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स छोड़ के कम्युनिकेट करते हैं जिनको जाम करने में जापानीज सक्षम
है। यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि गोटो ryuji नामक जापान का एस रैंक हंटर इस रेड को काइंड ऑफ लीड कर रहा था और वो इस रेड में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि अगर रेड सक्सेसफुल हो गया तो भैया उसके अंदर सब कुछ हुआ है, उसको बना दिया जाएगा नेशनल लेवल हंटर। बहुत तेज हो रहा है, मतलब ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी खोज पेच है, बताऊंगा वीडियो में आगे। रेड शुरू होता है जहां जापानीज 4 टीम में बटे थे, चार्ली, डेल्टा, ब्रावो, अल्फा, ऐसा नाम होता है ना, ऐसे ही शायद 4 टीम थे। इनिशियल फेज में ही जापान की चार्ली और डेल्टा टीम साफ हो जाती है, मजाक नहीं कर रहा। कोई मिस्टीरियस एक एंट था, वो आया और कई हंटर्स का सर धड़ से अलग कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चोई के नेतृत्व में कोरियन हंटर्स हेलीकॉप्टर से एंट्स में आग लगाते हुए नेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें कई एंट्स के अंडे दिखते हैं जिनको चोई तुरंत डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन मित्रों, जो सबसे बड़ा अंडा था वो तो ऑलरेडी हैच हो चुका था, यानी उसके अंदर जो सबसे मोस्ट पावरफुल एंट होगा वो तो निकल चुका है। खैर, यहाँ इन पे बड़े बड़े एंट्स द्वारा हमला शुरू होता है और ये लोग एंट्स वगैरह से लड़ना शुरू करते हैं। देखा जाए तो कोरियन एस रैंक हंटर्स बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे थे, एंट्स को पेल रहे थे और लड़ाई जारी रखे थे। इनका एक ही मकसद था कि ये क्वीन एंट को खत्म कर दें। बाय द वे, क्या मैंने आपको बताया कि ये सब लाइव भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था कैमरा वगैरह की मदद से? मतलब कि पूरी कोरिया और वी कैन से पूरी दुनिया इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रही थी कि भैया जेजू आइलैंड पे रेड कैसा चल रहा है। खैर, चोई यहाँ अपने फायर पावर के ब्लास्ट से क्वीन एंट पे अटैक करता है और ये ब्लास्ट कारगर था क्योंकि क्वीन एंट एक क्राई ऑफ हेल्प लगाती है, मतलब चिल्लाती है, जिससे बाकी एंट्स भी रिट्रीट करने लगते हैं नेस्ट्स की तरफ। तो हाँ, क्वीन एंट के डेथ क्राई से कई एंट्स अब यहाँ आ गए हैं और लड़ाई अब और भी मुश्किल होने लगी थी। लेकिन इस लड़ाई में अपनी चाहे इन भी थी, जो कि एक एस रैंक हंटर है। अब चाहे इन के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि वो तुरंत ही क्वीन एंट को खत्म कर देती है अपने स्वॉर्ड से, और इसे देखकर लग रहा था कि अब सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इन्हें कहां पता था कि अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल एंट क्वीन एंट के डेथ को मॉर्न करने आता है और उसके ऑरा से ही पता लग रहा था कि भैया ये नेक्स्ट लेवल पे है। विदाउट एनी डाउट ये एंट सबसे स्ट्रांग था, इसलिए हम इसे एंट किंग कहेंगे। और एंट किंग अपने एक ही अटैक में चाहे इनको मॉर्टली इंजोर कर देता है। इसके बाद वो अपनी एंट की आर्मी से और वी कैन से अकेले ही सारे कोरिया के एस रैंक हंटर्स को मारने लग जाता है। और यहाँ हंटर्स के पास इस एंट किंग के हमले का कोई जवाब नहीं था। वैसे इस एंट किंग का बाद में अलग नेम होगा जो कि बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? मतलब इंटरेस्टिंग नेम है, आपको पता चलेगा कौन है एंट किंग तो मजा आएगा। वैसे इस लड़ाई में एक एस रैंक हीलर भी था जिसका नाम था मिन बुइंग यू, और वो छिप के मतलब एकदम स्टेल्थ वे में सबको हील कर रहा था। लेकिन एंट किंग उसे देख लिया और वो जानता था हीलर को मारना सबसे जरूरी है क्योंकि वो हील करता है, बफ करता है और छुपा रहता है। तो वही हुआ जो आप सोच रहे हो, एंट किंग बुइंग यू को मार डालता है। दूसरी तरफ अपने गोटो भाई साहब जो कि जापान के एस रैंक हंटर हैं, उनका एक गंदा प्लान हमें पता चलता है। वो कभी कोरियन टीम को हेल्प करना चाहता ही नहीं था। जी हाँ, इनफैक्ट उसका तो प्लान था कि सारे कोरिया के एस रैंक हंटर मारे जाए इस रेड के दौरान। गोटो तो जापान के बचे हुए हंटर्स को रिट्रीट भी करने कह देता है, लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है एंट किंग। अब कंफ्यूज मत होना, एंट किंग 2 जगह पे इसलिए है क्योंकि हो सकता है ये इवेंट्स थोड़े आगे पीछे हैं या फिर एंट किंग तुरंत उड़ के अलग अलग जगह पे जा रहा है क्योंकि उसे किंग को मारना है। नहीं, वन पंच मैन वाला किंग नहीं। किंग बोले तो वो खोज रहा था कौन है सबका लीडर, उसको किंग ही कहेंगे ना। तो हाँ, एंट किंग गोटो से ही पूछ लेता है कि क्या तुम किंग हो, और गोटो भी चौड़ में कह देता है हाँ मैं हूं किंग। तो किंग हो तो मर जाओ, और मार देता है एंट किंग गोटो को एक ही झटके में, तुरंत ही। गोटो को लग रहा था वो जीत जाएगा एंट किंग से, लेकिन ऐसा होता नहीं। कमिंग बैक टू कोरियन हंटर्स, वेल उनकी भी लगी पड़ी है और उनका बचना नामुमकिन हो गया था। लेकिन तभी लड़ाई में हम एक शैडो को देखते हैं जिससे रिप्लेस होके आता है संग जिनवू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस पॉइंट पे जिनवू अराइज सीख चुका है और उसके पास शैडो आर्मी भी थोड़ी बहुत बन गई है। तो हाँ, इन्हीं शैडो आर्मी की मदद से जिनवू लड़ना चालू करता है और वो कई एंट्स को मार रहा था, उनको अराइज भी कर रहा था, मतलब एंट को मारने के बाद उससे ही अपनी आर्मी भी बढ़ा रहा था। इस सब के अलावा जिनवू कई हीलिंग पोशंस भी लाया था जिससे वो दूसरे हंटर्स को फटाफट हील कर रहा था। लेकिन चाहे इनके घाव इतने खतरनाक थे कि उसको हील करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था जिनवू के पोशंस के लिए भी। मतलब अगर चाहे इनको हील करना है तो उन्हें एक एस रैंक के हीलर की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहां नहीं था क्योंकि बुइंग यू तो मारा गया। तभी एंट किंग फिर से आता है और वो जिनवू से लड़ाई शुरू करता है। अब इस लड़ाई में काफी कुछ होता है, सब कुछ डिटेल में नहीं
बताऊंगा, मतलब लड़ाई में क्या होगा, मुक्का मुक्की यही होगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिनवू अपने एंट किंग को हरा देता है। इसके बाद जिनवू एस रैंक हिलर बुइंग यू को अराइज कहता है, ऑफ कैमरा, कैमरा के सामने नहीं, और उससे चाहे इनको हील करवाता है। अब बुइंग यू को इस मॉर्टर वर्ल्ड में एज ए शैडो नहीं रहना था, क्योंकि उसे लड़ाई वगैरह में मन नहीं लगता था, जबरदस्ती भी इस रेड पे आया था, तो इसीलिए उसका जो अराइज किया था ना अपना, उसको हटा देता है जिनवू। इस प्रोसेस को कहते हैं शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल करना। मतलब बुइंग यू का जो शैडो एक्सट्रैक्ट हुआ था, जिनवू उसको फाइनली कैंसिल कर देता है। तो हाँ, जिनवू की वजह से कई कोरियन हंटर्स बच गए। इनफैक्ट चाहे-इन, जो कि बचने ही नहीं वाली थी, मॉर्टली इंजर्ड हो गई थी, अब वो भी अब ठीक हो गई। वैसे इस सब भसर के बाद जिनवू ऑलमोस्ट 100 लेवल तक पहुंच चुका था और वो जाता है एंट किंग को अराइज कर देता है। यानी एंट किंग अब जिनवू के शैडो आर्मी का हिस्सा था और इसका नाम जिनवू रखता है बेरू। जी हाँ, वही बेरू जिसके आप सभी फैन हैं, वो एंट किंग था। अब यहां जिनवू एंट क्वीन के शैडो को एक्सट्रैक्ट करके भी अपनी आर्मी में डालना चाह रहा था, लेकिन बेरू बताता है कि एंट क्वीन का जो मैजिक है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए ही काम आता है। तो अगर उसके शैडो को हम लोग अपनी आर्मी में रखते हैं तो एंट्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमसे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा, तो रखने का कोई फायदा है नहीं। अटैक वटैक ऐसा कुछ करती नहीं, तो इसलिए फाइनली जिनवू डिसाइड्स कि वो एंट क्वीन को अपने शैडो आर्मी में नहीं रखेगा। यानी कि अगेन एक शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल किया गया। बेरू का नहीं किया कैंसिल, एंट क्वीन का कैंसिल किया। बेरू उसके आर्मी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। इसी के साथ जेजू आइलैंड का 4th रेड फाइनली खत्म होता है और हमने भी इसे समाप्त कर दिया है। ध्यान रहे कि हम एकदम डिटेल में नहीं गया, पैनल वाइज आपको नहीं समझाया, बल्कि मैं आपको एक ओवरऑल समरी दिया हूं। डिटेल में जानना है तो खुद जाके आप मानवा पढ़ सकते हो, वरना वीडियो समरी कम और एक्सप्लेनेशन ज्यादा लगेगी। एक्सप्लेनेशन का काम हॉन्टिंग ट्यूब पे। और भैया 30 मिनट की वीडियो थोड़ी बनानी है मुझे, मतलब 15 मिनट के अंदर वीडियो बन जाती है, शॉर्ट एंड सिंपल। मजा आता है आपको भी देखने में, मुझे भी बनाने में मजा आता है। ऑलरेडी पसीना इतना चल रहा है और शुभजीत को अलग एडिट करने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तो थोड़ा सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है मित्रों। खैर, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।